हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपनी बुक की यूनिट नंबर 1 पर पादप प्रजनन यानी प्लांट रिप्रोडक्शन, किस तरीके से पौधे प्रजनन करते हैं। और उसमें भी हम चैप्टर नंबर 2 तक बात कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा पुमंग जायंग की संरचना, परागकोश, लघु बीजाणु, परागकण, इनके विकास से संबंधित जानकारी, और मादा जननंग यानी जायांग में हमने पढ़ा बीजांड। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास, ये 4 टॉपिक है इस पाठ के। शुरुआत कर रहे हैं हम परागण शब्द से। पुष्प की संरचना जब हमने पढ़ी तो पुष्प की संरचना में ये व्यवस्था थी। यहाँ पर ये जो है ये पुंकेसर को प्रेजेंट कर रहा है, और एक पुंकेसर का जो सबसे मेन जो भाग होता है वो होता है परागकोश। परागकोश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, और यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और अंडाशय में हमने पढ़ा अंडाशय में होते हैं बीजांड। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है परागण की परिभाषा का। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। फिर देखिए, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, यहां से इन परागकणों का किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। यानी परागण वह क्रिया है जहां पर परागकोश के परिपक्व परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये जो क्रिया है, ये क्रिया 2 तरीके से होती है। यानी परागण 2 प्रकार का होता है। पहला परागण होता है स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। ये दोनों अपनी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी मैंने एक चित्र बनाया जहां हमने ये व्यवस्था पढ़ी, जिसमें एक पौधे के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। तो इस घटना को बोलते हैं स्वपरागण, जहां एक ही पौधे में परागण की क्रिया संपन्न होती। लेकिन जब एक पौधे के परागकण किसी अन्य पौधे की, तो यहाँ पर 2 पौधे काम में आएंगे, जैसे ये पौधा नंबर ए, ये बी। तो जब एक पौधे के परागकण किसी अन्य पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को बोलते हैं परपरागण। स्वपरागण के अंदर भी 2 स्थितियां हो सकती है। जैसे देखो, पहली स्थिति थी स्वयुग्मन। मान लो ये एक पादप है जिसके अंदर 2 पुष्प हैं। यदि एक फूल के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को बोलते हैं स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन में पौधा भी एक ही है, फूल भी एक ही है। दूसरा शब्द था सजातीय पुष्पीय परागण। इस प्रकार के परागण की खास बात होती है, एक पौधे के एक फूल के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य फूल की वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो जब पौधे के अंदर 2 फूलों के बीच में परागण संपन्न होता है तो इस घटना को बोलते हैं सजातीय पुष्पीय परागण। ये दोनों ही प्रकार के परागण जो है, इसमें केवल एक ही पौधा काम आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वपरागण। जबकि परपरागण की घटना के अंदर एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं। यहाँ एक खास बात रहेगी, दूसरे पौधे तक ले जाने के लिए कोई ना कोई वाहक जरूर होगा। अब ये वाहक क्या क्या हो सकता है, जिसका जिक्र हमने पाठ में आगे किया है। जैसे परागण की क्रिया में वाहक हो सकती है वायु, यानी वायु की मदद से परागण हो सकता है, जल की मदद से परागण हो सकता है, कीटों की मदद से परागण हो सकता है, मानव की मदद से भी परागण हो सकता है। इनमें सबसे मेन जो है वो ये होता है ज़्यादातर, क्योंकि अधिकांश कीट जो है वो परागण में मदद करते हैं। इसके बारे में हमने जिक्र किया था, आपको याद होगा, हमने फूल के एक अवयव का जिक्र किया, दल, जो रंगीन प्रकृति के होते हैं, और रंगीन है इसलिए उन कीट उनको आकर्षित कर लेते हैं, और ये परागण में मदद करने के लिए अनुकूलन है। तो ये अपना एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में काम आता है। पाठ में हमने आगे बात की है परागण के अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कुछ विशेष लक्षण जो परागण को बढ़ावा देते हैं। जैसे पहला टॉपिक अपना था स्वपरागण के अनुकूलन।
यानी कि यहाँ हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे तो स्वयं परागण को बढ़ावा देते हैं। जैसे पहला अनुकूलन था द्विलिंगी। अगर एक फूल द्विलिंगी है तो द्विलिंगी का मतलब उसमें दोनों लिंग उपस्थित है। अब हम एक द्विलिंगी फूल की कल्पना कर रहे हैं, जैसे ये फूल द्विलिंगी, इसमें मैंने पुंमंग भी बनाया है और जायांग भी बनाया है। तो अगर परागकोश भी है, वर्तिकाग्र भी है, तो इसमें स्वयं परागण के चांस अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे फूलों में सामान्यतः स्वयं परागण होता है। दूसरा शब्द था समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब जब पुंमंग और जायांग समान समय में तैयार हो, यानी कि इसके अंदर तो बने परागकण और इसके अंदर बने अंडकोशिका और ये समान समय में बने। तो जब समान समय में बनेगी तो इनके मिलने की संभावना अपने आप कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कौन से टाइप का परागण होगा, स्वयं परागण। तीसरा शब्द सबसे काम का है अनुमिलता। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में छोटे क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। सामान्यतः हमने खिले हुए फूल देखे हैं, यानी जो इस तरीके से खुल जाते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं बिल्कुल। जब फूल बंद रहेगा तो उसमें बाहर से कोई परागकण नहीं आएगा, यानी उसमें अनिवार्य रूप से कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण। तो स्वयं परागण के अनुकूलन की बात आए तो द्विलिंगी फूल पाया जाना, समकाल पक्वता पाया जाना, अनुमिल्यता या क्लिस्टोगैमी पाया जाना, ये सब स्वयं परागण के अनुकूल है। सेम ऐसे ही दूसरा टॉपिक हमारा था पर परागण के अनुकूलन। अब स्थितियों को थोड़ा सा उल्टा कर दो क्योंकि इसके विपरीत होगा। जैसे एक लिंगी फूल, कुछ पौधे भी ऐसे भी हैं जिनमें फूल में केवल एक लिंग उपस्थित होता है। जैसे अगर इसी की हम बात करें तो मान लो केवल ये हो, या फिर हो सकता है पुमंग पुमंग हो। तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही इसमें दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ती है, और ये खासियत कुछ विशेष पौधों के जिनमें हमने पपीते का जिक्र किया। दूसरा शब्द है भिन्न काल पक्वता। ये शब्द भिन्न काल पक्वता इसका उल्टा है। जैसे अगर फूल में पुमंग और जायांग अलग अलग समय में तैयार हो रहे हैं तो उनके मिलने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाए। जैसे हमने एक शब्द यूज किया था पुंपूर्वी अवस्था। ये वो अवस्था है जब पुमंग पहले परिपक्व होता है और जायांग बाद में परिपक्व होता है। तो ये अवस्था जो है इसमें पुमंग पहले बनता है, जायांग बाद में बनता है, तो अपने आप उसके अंदर युग्मक मिलने की संभावना शून्य हो जाती है। सेकेंड स्थिति ये भी बन सकती है स्त्री पूर्वी अवस्था, जो बिल्कुल इसकी उल्टी बनेगी, जहाँ पर जायांग पहले परिपक्व होगा और पुमंग बाद में परिपक्व होगा। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर इनकी आपस में मिलने की संभावनाएं शून्य हो जाती। एक और शब्द था हर्कोगैमी। हर्कोगैमी एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कुछ फूलों की बनावट ही ऐसी होती है जिनके अंदर उनके पराग कणों का आपस में मिलना संभव नहीं हो पाता। जैसे देखो हमने एक फैमिली का जिक्र किया है जिसका नाम है कैरियोफिल्लेसी फैमिली। इस फैमिली की खास बात क्या है, इसकी फूल की बनावट ऐसी होती है, इसमें वर्तिका तो बहुत लंबी होती और इसका पुंकेसर छोटा सा होता है। तो पुंकेसर की लंबाई बिल्कुल कम और वर्तिका की लंबाई बहुत ज़्यादा, तो इसके यहाँ तक पहुँचने की संभावनाएं बहुत कम होती, इसलिए इसमें कभी भी स्वपरागण नहीं पाया जाता, इसमें हमेशा पर परागण पाया जाता। तो ये अपना इस पार्ट का पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अपने इस पार्ट में निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा किस तरीके से पौधे के अंदर परागकण बनते हैं, ये हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा, और किस तरीके से बीजांड के अंदर अंडकोशिका बनती है। ये दोनों टॉपिक्स अपने लेसन नंबर 2 की थी। अब लेसन नंबर 3 में हमारा पहला टॉपिक था परागण। परागण का मतलब होता है कैसे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन।
निषेचन जो क्रिया है जिसके बारे में हम बात अपनी एम्ब्रियोलॉजी वाली यूनिट में भी कर चुके हैं। निषेचन की परिभाषा एक छोटा क्वेश्चन बन सकती है। नर और मादा युग्मक उनके आपस में मिलने की क्रिया यानी युग्मक संलयन की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। पौधों में निषेचन की क्रिया जो है उसका अध्ययन किया है स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने इस क्रिया का अध्ययन किया और इसने अध्ययन किया है एक पादप पर, लीलियम पादप पर। लीलियम पादप लीलिएसी फैमिली यानी प्याज कुल का पादप। तो युग्मक किस तरीके से मिलते हैं, इस क्रिया को हमने छोटे छोटे चरणों में बांटा है। सबसे पहला चरण, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागकण जो है वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो पोषक पदार्थ है उनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने का मतलब पराग कणों से क्या निकलती है, पराग नली निकलती है। ये पराग नली के बारे में हम लेसन नंबर 2 में बात कर चुके हैं। एक पराग नली के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं और एक नाल केंद्रक होता है जो शीघ्र ही खत्म हो जाता है। तो पराग कण अंकुरित होकर पराग नली निकालते हैं जो इस वर्तिका में से होके धीरे धीरे बीजांड की तरफ बढ़ती है। सामान्यतः वर्तिका खोखली होती है तो ये नली आसानी से नीचे आ जाती है, लेकिन कुछ पौधों में वर्तिका ठोस होती है जिसके अंदर ऊतक भरे होते हैं। तो यहाँ कुछ एंजाइम्स काम करेंगे जैसे सेलुलेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम, ये पौधे के ऊतकों को तोड़ने का काम करते हैं और जिससे एक रास्ता बनता है और पराग नली नीचे की तरफ बढ़ती चलती है। पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है, लेकिन बीजांड में प्रवेश करने के 3 रास्ते होते हैं इसके। पहला रास्ता, या तो पराग नली बीजांड द्वार में से होकर प्रवेश करेगी। अब बीजांड की संरचना हमने पढ़ी थी, बीजांड द्वार का मतलब या तो ये नली यहां से अंदर प्रवेश करेगी और सामान्यतः ये रास्ता होता है। दूसरा जो प्रवेश करने का तरीका होता है वो है निभाग की तरफ से प्रवेश। हमने बीजांड की संरचना पढ़ी, निभाग के प्रवेश का मतलब ये नली यहां से अंदर आएगी। या तीसरा रास्ता जो है बीजांड आवरणों में से प्रवेश, यानी कि ये नली वृद्धि करती हुई और इन आवरणों के अंदर से वृद्धि करती हुई अंदर प्रवेश करेगी। तो 3 रास्ते हो गए। फिर समझ लीजिए, मैं यहाँ बता दूं, जैसे ये बीजांड है, इस नली के प्रवेश करने के तरीका, पहला तरीका या तो बीजांड द्वार में से प्रवेश करेगी, या ये नली प्रवेश करेगी निभाग में से, और या ये नली प्रवेश करेगी बीजांड आवरणों में से। इन तीनों में से कोई सा भी रास्ता हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये वाला रास्ता यूज किया जाता है। अब जैसे ही पराग नली वृद्धि करती हुई इस बीजांड के अंदर प्रवेश की और इस भ्रूण कोश को टच की, तब इस भ्रूण कोश में कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर, ये भ्रूण कोश की संरचना थी जिस पर हमने कल भी बात की थी, नामांकन आपको याद होगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, अन्य कोशिका और सहायक कोशिकाएं। इसमें मेन ये है, एक तो अन्य कोशिका, ये है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्र के बारे में हमने पढ़ा, द्वितीयक केंद्रक 2n होता है, अन्य कोशिका n होती है, ये प्रतिमुखी कोशिका और ये सहायक कोशिका। अब हम बात कर रहे हैं जैसे पराग नली इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, यानी नली वृद्धि करती हुई इसको टच करके इसके अंदर प्रवेश कर रही, उस दौरान कुछ परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन, प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती। दूसरा परिवर्तन, ये सहायक कोशिकाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तीसरा परिवर्तन, पराग नली में से नाल केंद्रक भी खत्म हो जाता है। तो अब देखो क्या बचा, पराग नली में तो 2 ये नर युग्मक बचे, तो पराग नली में तो बचे 2 नर युग्मक, और भ्रूण कोश में क्या बचा, एक तो बची ये संरचना यानी द्वितीयक केंद्रक,
और द्वितीयक केंद्रक के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसमें गुणसूत्र जोड़े में होते हैं यानी कि 2n। और दूसरी संरचना जो बची है वो बची है ये, यानी कि अंडकोशिका। और अंडकोशिका होती है n, हम जानते हैं, यानी 2 संरचना नर की तरफ से, 2 संरचना मादा की तरफ से। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोहरा निषेचन। जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं यानी कि पुष्प वाले जो पादप होते हैं, उनकी सबसे मुख्य खासियत होती है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन का मतलब इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है 2 प्रकार से होती है। एक निषेचन होता है वास्तविक निषेचन। वास्तविक को कुछ बुक में सत्य निषेचन भी बोलते हैं। तो बात वही है, वास्तविक या सत्य का मतलब सही। अब सही क्यों बोला है? क्योंकि निषेचन का मतलब होता है युग्मकों का मिलना। यहाँ पर एक नर युग्मक है और नर युग्मक यानी कि होता है n। और अभी हमने बात की थी, इसके अंदर बसता है अंडकोशिका, और अंडकोशिका खुद क्या है? n मतलब गुणसूत्र आधे आधे हैं। अब इन दोनों के मिलने से एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको बोलते हैं युग्मनज। तो ये वास्तविक निषेचन है जहां नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं और युग्मनज बन रहा है। और ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाएगा? ये युग्मनज आगे चल के बनाएगा भ्रूण। तो ये एक वास्तविक निषेचन है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का विकास कर। दूसरे निषेचन को बोलते हैं आभासी निषेचन। आभासी शब्द के लिए कुछ बुक्स में कूट निषेचन काम आता है और कुछ बुक्स में त्रिसंलयन शब्द काम आता है। कैसे? नर युग्मक 2 थे, एक इस्तेमाल यहां हो गया, दूसरा नर युग्मक, उसका क्या हो? दूसरा नर युग्मक जो खुद अगुणित है वो जुड़ेगा द्वितीयक केंद्रक से। अब द्वितीयक केंद्रक की जो सूत्र गुणिता थी वो क्या थी? द्वितीयक केंद्रक खुद 2n था। अब इन दोनों के मिलने से बनने वाली संरचना क्या होगी? त्रिगुणित 3n। देखो 2n प्लस n 3n हो गया, जिसे बोलते हैं भ्रूणपोष केंद्रक। और इस भ्रूणपोष केंद्रक से आगे क्या बनता है? इससे बनता है भ्रूणपोष। दोनों इस पाठ के आगे टॉपिक है। तो कैसे भ्रूण बनता है ये भी इसी पाठ में आगे टॉपिक है, कैसे भ्रूणपोष बनता है ये भी इसी पाठ का टॉपिक है, और इनका निर्माण इन तरीकों से होता है। तो अगर ये दोहरा निषेचन अलग से पूछा जाए तो ये 2 नंबर का सवाल हो सकता है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है दोहरा निषेचन क्या है, समझाइए। तो आपको जिक्र करना है एंजियोस्पर्म पादप में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक बार वास्तविक रूप से और एक बार आभासी रूप से। समीकरण के रूप से इस बात को समझाना है। वास्तविक निषेचन में नर और मादा युग्मक वापस में मिलते हैं, युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। लेकिन आभासी निषेचन में दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़ के भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित। और ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया है, इसकी सूत्र गुणिता यानी गुणसूत्र कितने गुणित होता है ये पूछा गया था। त्रिगुणित का मतलब गुणसूत्र जिसमें है 3 गुना होते हैं। जैसे मान लो किसी पौधे में 10 है गुणसूत्र, तो 2n का मान है 10, तो n की वैल्यू हो गई 5, और यहाँ 3n बोला है तो 3 गुणा 5, तो गुणसूत्र कितने होंगे? 15। तो एक छोटा क्वेश्चन है।